मेरे पे बार बार ये स्ट्रेस ना आए कि आप क्या पढ़ाओगे। मैंने वेल वे एडवांस में बता दिया था मैं जेई नीट का चैप्टर चलाऊंगी। यू पीपल रिलैक्स, जिसको नहीं लगाना ना सही, कोई लोड मत लीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर से करिए। चलूं आगे। सो वर्नर की लिमिटेशंस, आज की क्लास स्टार्ट होती है वर्नर की लिमिटेशन। लास्ट क्लास से पहले मैंने आपको वर्नर थ्योरी कराई थी। वर्नर की लिमिटेशन क्या, कुछ खास बता ही नहीं पाए वो। लिमिटेशन क्या बोलूं मैं, वर्नर का कोई बात ही नहीं हुई इस बारे में कौन कौन से मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। नो स्पेसिफिकेशन उनकी तरफ से। मेटल्स, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, बट क्या सारे 54 या 57 मेटल्स हैं सभी पार्टिसिपेट करते हैं? नो कमेंट। देन कम्स डेफिनेट ज्योमेट्री इज नॉट एक्सप्लेन। क्यों ऑक्टा, क्यों कुछ और नहीं, क्यों स्क्वायर प्लेनर? ज्योमेट्री के पीछे का रीजन उन्होंने वेस्पर या कुछ अपनी तरफ से मेंशन नहीं किया, वो तो हमने क्लास में मेंशन कर दिया, आपके लिए याद रखना आसान। देन कम्स थर्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर, जिसके लिए चैप्टर बना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर को वर्नर ने बात भी नहीं करी, बोला भी नहीं कि कोबाल्ट का ये वाला कंपाउंड पैरा होगा कि डाया होगा कि कलर दिखाएगा और कौन सा कलर दिखाएगा। आज से लेके चैप्टर खत्म होने तक हम कलर पे ही रहने वाले हैं, कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो ऑल थ्री क्वेश्चंस वर नॉट आंसर्ड इन वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी ठीक थी टू इनिशिएट, बट मेरे सवाल अभी रह गए। तो अब उन सवालों के जवाब को देने के लिए एक और थ्योरी आती है मैदान में, मोस्ट इंटरेस्टिंग थ्योरी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसमें जेई में अगर मैं देखूं उतने क्वेश्चन नहीं मिले, बोर्ड में इससे बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। तो अब अगर मैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे आऊं, और ये चैप्टर वो है जिसमें हम जेई में 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं एक चैप्टर से। पहला आया इस साल जिससे 2 क्वेश्चन की पूरी तैयारी है जेई और नीट दोनों में। सो अब अगर मैं बात करूं, ये मेरे साथ पहले सुनेंगे एक एक पॉस्टुलेट, उसके बाद, क्योंकि इसका तो एग्जांपल्स है, 6 पॉस्टुलेट्स के बाद इसके एग्जांपल्स हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब समथिंग टू डू विद बॉन्डिंग, बॉन्ड इसीलिए आया। ये थ्योरी ने पहली बार बहुत अच्छी कोशिश की ये बताने की आखिर मेटल और लिगेंड में बॉन्ड कौन सा होता है, कैसे बनता है। बाकी सवालों के जवाब जो तीनों लिखे थे उसकी देने की कोशिश की और बहुत बढ़िया दिया। उन्होंने सबसे पहले कहा, मान लो, हमें मानना पड़ेगा, मेटल और लिगेंड के बीच एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। दैट इज व्हाई चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स ना रख के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रखा। सबसे बड़ी थ्योरी ने उस बॉन्ड को क्या बोला? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट में एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, ठीक है। डोनर पे आप जानते हैं एक लोन पेयर होना जरूरी है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज में हो चाहे लोन पेयर की फॉर्म में हो, और इसके पास एक खाली ऑर्बिटल होना जरूरी है। दैट्स इट। ये 2 शर्तें बोली। खाली ऑर्बिटल्स अक्सर डी ऑर्बिटल्स किस में होते हैं? ट्रांजिशन में। इसीलिए कॉम्प्लेक्सेस में भरमार किसकी देखी गई? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। दे दिया पहली बात का जवाब। नॉट ऑल मेटल्स, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के नहीं मिलेंगे कॉम्प्लेक्सेस। उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है। तो ट्रांजिशन मेटल का लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बनना इज फर्स्ट पोस्टुलेट, फर्स्ट assumption विद अ थिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है मतलब क्या है? डायरेक्शनल। आयोनिक होता तो डायरेक्शन ना होती, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो मतलब डायरेक्शनल बॉन्ड। फर्स्ट पोस्टुलेट नोट करिए कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो एक डायरेक्शनल बॉन्ड है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये वो मेटल हैं जिनमें खाली जगह जो आपको चाहिए वो कहां से आ रही है, कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं? ज्यादातर, ओनली नहीं बोला मैंने, ज्यादातर कौन से, यहीं बैठो, कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं? डी, वेकेंट डी। बट आई एम नॉट सेइंग ओनली, शुरुआत हो रही है थ्योरी की, अभी कुछ एजम्पशंस मत बनाना, कुछ लिखना मत, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, एक्स्ट्रा कुछ मत लिखना। आई एम जस्ट स्टार्टिंग। सेकेंड, पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। जब लिगेंड्स अटैक करते हैं, अब आपने देखा 5 लिगेंड भी अटैक कर रहे थे, 6 भी कर रहे थे, आईयूपीएससी में आपने देखा 4 भी कर रहे थे, सेम लिगेंड्स अटैक कर रहे थे, डिफरेंट लिगेंड्स अटैक कर रहे थे, हेटेरोलिप्टिक, होमोलिप्टिक। जब भी लिगेंड्स अटैक करते हैं, मेटल को लालच आता है सबसे बॉन्ड बना लूं, बिकॉज बॉन्ड इज व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए नेचर बॉन्ड बनाना चाहता है। तो जब भी लिगेंड अटैक करता है, मेटल की पूरी ईमानदारी से कोशिश होती है, आई वांट टू अकोमोडेट मैक्सिमम, उतने जिनमें रिपल्शन ना होने लग जाए। 6 के बाद हम जानते हैं थोड़ा 7, 8 आ जाएंगे पेयर्स, तो रिपल्शन भी होगा, बट एटलीस्ट अप टिल 6 तो मेटल क्या करेगा? कुछ भी करेगा टू फॉर्म अ बॉन्ड।
तो उस कुछ भी में क्या आता है, मेटल आयन या एटम अरेंज करना शुरू हो जाता है अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल्स को इन सच अ वे कि इतने सारे बॉन्ड बन सके। तो टू एकोमोडेट लिगेंड्स को एकोमोडेट करने के लिए क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा उसको, पहले तो खाली ऑर्बिटल अरेंज करने पड़ेंगे। मेटल आयन अरेंजेस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। कैसे करता है अरेंज, विल सी। लेकिन अब मेटल को एक काम मिल गया, मुझे उतने खाली ऑर्बिटल्स अरेंज करने हैं कि लिगेंड सारे जोड़ लूं, बॉन्ड बना लूं बस। तो मेटल कुछ भी करेगा और कोशिश क्या करेगा, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी में ज्यादा कंपेरेबल एनर्जी वाले, सिमिलर एनर्जी वाले, एक ये नहीं कि इधर 4s ले लूं इधर 5s ले लूं, कोई लॉजिक नहीं बॉन्डिंग में दोनों का पार्टिसिपेट करने, जिनकी एनर्जी आजू बाजू में हो ये उनको पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, लिखिए इसको। फिर थर्ड पोस्टुलेट बताती हूं, बस ये पोस्टुलेट 6 हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे। जैसे +1 में आपने वीबीटी करी थी, सिंपल वही चीज है। सो लिखते लिखते दोबारा सुन लीजिए। ट्यूसडे के बाद I will be giving you holidays of 3 working days. 3 working days, 3 क्लासेस एनसीईआरटी वालों के लिए ब्रेक होगी, बाकियों के लिए नहीं। तो ये बार बार अपना स्टाफ से पूछिएगा ना, हमसे क्लियर कर दिया मैंने। ओनली एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए 3 वर्किंग डेज। आ गया। अब थर्ड पोस्टुलेट पकड़ते हैं। बॉन्ड बनाने से पहले एक बहुत बड़ी प्रोसेस होगी, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड बनने से पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा, रीमिक्सिंग ऑफ एनर्जी, सो दैट सब कुछ सेम आए, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। किस में होगा हाइब्रिडाइजेशन? हर वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करने कूदेगा जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। अगर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको हाइब्रिडाइज करना होगा। हाइब्रिडाइजेशन होगी मेटल के उन ऑर्बिटल्स की जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उसने खाली अवेलेबल कराए हैं, और ऑफ कोर्स उनकी एनर्जी क्या होगी, आसपास की होगी, सिमिलर होगी। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, एग्जैक्टली सेम। वो भी मैं अभी डिटेल में लूंगी। तो तीसरा पोस्टुलेट वीबीटी ने ये दिया, नोट इट, समझ के, कि यानी कि बॉन्ड बनाने के लिए जब उसने खाली ऑर्बिटल्स अरेंज किए तो उन खाली ऑर्बिटल्स में तड़ाक से लोन पेयर चला जाए और बॉन्ड बन गया, नहीं। जैसे ही सेंट्रल एटम को पता चला भाई 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, पहले तो उसने 6 खाली कमरे तैयार किए, फिर उन 6 कमरों को बिल्कुल एक जैसा बनाया, सो दैट ये फाइट ना हो कौन कौन सा लेगा। एग्जैक्टली सेम शेप, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ सेम किया, सो दैट 6 के लिए ये बात आ जाए, गो टू एनी, नो डिफरेंस। दैट इज व्हाट हाइब्रिडाइजेशन डज। उसके बाद आता है चौथा पोस्टुलेट। कई बार इलेक्ट्रॉन को, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए, लिगेंड्स के लोन पेयर को एकोमोडेट करने के लिए मेटल को बहुत से रूल तोड़ने पड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कई नियम टूटते हैं, जिनमें से एक हो सकता है डी ऑर्बिटल में जो अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन पड़े थे उनको पेयर अप होना पड़े जगह खाली करने के लिए। घर में कोई गेस्ट आता है तो करते हैं ना, जो आप भाई बहन के अलग अलग कमरे हों, तो अगर घर में कोई गेस्ट आ जाए तो मजबूरी है कि दोनों को कमरा शेयर करना पड़ता है, 2 सिबलिंग्स को। सेम इज दिस। उस गेस्ट को एकोमोडेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को आफ्बाउ रूल, हुम्स रूल, सारे रूल्स जो हैं वो उनमें से कुछ स्टेक पे रख के सिंगली ऑक्यूपाई होने के बावजूद भी वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को डबली ऑक्यूपाई करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वेकेंट खाली जगह करनी है अरेंज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। अड़ेंगे तो इसी पे अड़ेंगे आप लोग। 4th वाला पोस्टुलेट लिखिए, फिर आगे चलते हैं। समझ के लिखना, स्टेप वाइज यही होगा, आगे थ्योरी के 3-4 स्टेप्स ही यही है। यानी ये सब होने के बाद पहले वेकेंट ऑर्बिटल अरेंज किए, फिर लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर को डालने से पहले हाइब्रिडाइज किया। हाइब्रिडाइज करने के साथ साथ, मतलब अरेंजमेंट करते वक्त वेकेंट ऑर्बिटल्स को
मैनेज करते वक्त हो सकता है जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग अप हुई हो। ये सब होने के बाद अब लीगेंड आएगा, छयों के छयों, चारों पांचों जितने भी लीगेंड्स हैं वो अब जाके मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स रेडी हो गए उसके लिए। एंड बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन इवन मेटल के जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए दे विल मेक अ पॉलीहेड्रन, मे बी स्क्वायर प्लेनर, मे बी ट्रायगोनल पिरामिडल, मे बी बायपिरामिडल, मे बी ऑक्टाहेड्रल। इवन हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल्स अपने आप को स्पेस में भी ऐसे अरेंज करके रखते कि आ जाओ बस, गेस्ट के आने से पहले सब अरेंज हो गया, और वो आके उन ऑलरेडी स्पेस में ओरिएंटेड 6 ऑर्बिटल्स 5 4 में ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके बॉन्ड बना लेते हैं विदाउट एनी रिपल्शन। सो एवरीथिंग इज टेकन केयर बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसा इनका कहना था। और सेम वीबीटी चल रही है जो आपने +1 में पढ़ी कि अगर कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन अटैक के लिए आ रहे थे तो सबसे पहले तो कार्बन ने उन चारों को बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन अरेंज कराया, एक्साइट कराया, 2s2 से 2p में भेजा। फिर उन चारों ने क्या किया, हाइब्रिडाइज sp3। फिर उन चारों ऑर्बिटल ने sp3 सेम ज्योमेट्री, सेम शेप, सब कुछ सेम, अपने आप को ऐसे अरेंज किया कि रिपल्शन विल बी मिनिमम, दैट इज एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। आखिरी में चारों हाइड्रोजन आके चारों लोब्स पे ओवरलैप कर गई। सेम इज दिस, नथिंग न्यू। तो अब इसके बाद जो बॉन्ड बना, क्योंकि कोवेलेंट था इसीलिए डायरेक्शनल। फिर आई बात, वर्नर ने कुछ नहीं ज्योमेट्री के बारे में बताया, व्हाई सो मच स्पेसिफिक। इन्होंने बताया जब जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी ऑक्टाहेड्रल, मैं ये +1 में नहीं करा पाई थी, +1 में ये करा दी थी, ये नहीं करा पाई थी। ये जिनॉन या फ्लोरीन वगैरह के एग्जांपल्स में ऑक्टा तो मैं ले आई थी, ये नहीं ला सकती थी मैं +1 में। सो अगर sp3d2, गिनिए कितने हुए, 6 sp3d2 और d2 sp3 6, दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का एक और नाम स्क्वायर बायपिरामिडल, राइट, स्क्वायर बायपिरामिडल ऑक्टाहेड्रल। इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं, 6 है तो हेक्साहेड्रल कहना चाहिए, क्या पता इजी सा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसके 8 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं इसीलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। सो डोंट कंफ्यूज इट विद हेक्साहेड्रल। sp3 आई तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। dsp2 आई तो स्क्वायर प्लेनर। मैं ये भी नहीं करा पाई थी +1 में dsp2, तब तक हमें आता नहीं, मुझे तो नहीं आता था, एटलीस्ट कुछ लोगों ने कर लिया था। sp3d हुआ तो 5 ट्राइगोनल बायपिरामिडल, तो कुछ लोगों ने जिन्होंने लास्ट ईयर ना किया हो उनके लिए ट्राइगोनल मतलब ट्रायंगुलर प्लेन, और ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड, ठीक है। इसी तरह से इसके लिए ऑक्टाहेड्रल के लिए जो मैंने बोला दूसरा नाम, ऑक्टाहेड्रल के लिए नाम था स्क्वायर बायपिरामिड। एक ये पिरामिड, दूसरा ये पिरामिड। तो स्क्वायर बायपिरामिडल और ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री का मतलब, पिरामिड्स का मतलब ये है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी सी इन ज्योमेट्री। तो कुल मिला के 6 पोस्टुलेट्स हुए। आखिरी पे आती हूं, ये नोटेड है सबके पास, ये ज्योमेट्रीज की क्या क्या होंगी। आखिरी पोस्टुलेट पे आती हूं, अगर 6 तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन ऑनलाइन में, अदा, आर्यमन, तनय, श्रेया, जानवी, कोई डाउट नहीं, गुड। सो अब इसके बाद अगर मैं आऊं, हाँ जी, टेट्राहेड्रल dsp2 की क्या बताई मैंने, dsp2 की स्क्वायर प्लेनर। आज की सारी क्लास इन 4 पे है, तो अगर मैं यहां लिखना भूल भी गई हूं तो अब सारे एग्जांपल्स आएंगे, बट आप अपने रिकॉर्ड के लिए जरूर लिखिए इफ यू वांट टू। dsp2 है, आंख बंद करके स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर है, आंख बंद करके dsp2 होगा, ठीक है, क्लियर। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे वो होंगे तीसरी लिमिटेशन ऑफ वर्नर का इलाज। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए बॉन्डिंग शॉन्डिंग सारी होने के बाद, तो कलर भी आएगा जी, मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा। कौन सा कलर आएगा वो बाद की बात है, बट कलर आएगा और मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट आज हर क्वेश्चन में आपको निकालना है, मैं पूछना भूल जाऊं लेकिन आप निकालोगे। वो कैसे, म्यू इज इक्वल्स टू n+2 लिखिए, वेयर n इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। +1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लास्ट लेक्चर्स में हम इसकी बहुत प्रैक्टिस कराते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, और उसकी यूनिट क्या होती है, बोहर मैग्नेटॉन, Bm, कैपिटल B कैपिटल M। सो इस तरह से ये 7 पोस्टुलेट हुए।
अब मुझको पकड़ने हैं एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी में दो ही कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 को हम एक्स्ट्रा एज में कराएंगे, लेकिन अभी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तैयारी करनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या होगा? जब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हो, और अगर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूनिडेंटेट लिगेंड ने बनाए तो 6 लिगेंड्स अटैक कर रहे हो सकता है 3 लिगेंड्स भी अटैक करें, दोनों डाइडेंटेट, राइट? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो अब पहले एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, आखिर इस थ्योरी के, इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चन को मेरे को बोर्ड्स में या सब्जेक्टिव में अटेम्प्ट कैसे करना है, मेरे से एक्सपेक्टेड क्या है, और मेरे को उसको दिखाने का अपना तरीका क्या बनाना है। ये अब आपका काम है। मैं आगे दिखाऊंगी उसको बताने का परफेक्ट तरीका, आंसर करने का परफेक्ट तरीका। पहले समझ लीजिए एक एग्जाम्पल से। अब वीबीटी की जिम्मेदारी आई, तुम ये सारी बातें बताओ किसी एक कॉम्प्लेक्स के बारे में, उसकी ज्योमेट्री के पीछे वैलिड एक्सप्लेनेशन दो, उसके कलर और उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के पीछे वैलिड एक्सप्लेनेशन दो, उसकी बॉन्डिंग किस तरह की होने वाली है उस पर वैलिड एक्सप्लेनेशन दो। तो वीबीटी स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर विद द फर्स्ट एग्जांपल, क्रोमियम का अमोनिया 6 अमोनिया के साथ बॉन्ड बना और ये रही 3+। जब मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी करा रही थी, मैंने एक बात बोली थी, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं आती तो वीबीटी नहीं होगी। तो सबसे पहला काम मेरे को इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, उसके बाद मैं शुरू कर पाऊंगी। क्वेश्चन क्या है पूरा सुनना, आपसे भी कुछ नहीं पूछ रही। एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एंड ऑल्सो कलर ऑफ दिस। क्वेश्चन अभी वीबीटी इसी तरह से बता पाएगी। थोड़ी देर आप कोई मनगढ़ंत सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत जायज सवाल आएगा, वो आखिरी में। अभी कुछ नहीं पूछेंगे, कुछ भी अटपटा लगे चुपचाप सुनते जाना कि ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है। वीबीटी केम इनटू द सी, रिसर्च्ड फ्रॉम नेचर, गॉट टू नो दैट क्रोमियम का ये हेक्साअमीन क्रोमियम ब्रैकेट में 3, क्रोमेट तो नहीं होगा ना, ब्रैकेट में 3, इसका एक्सप्लेन करिए व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक और व्हाई इट हैज कलर। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो मैंने सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर याद किया। भाई क्रोमियम होता है 24 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1। पहले पूरा मेरे साथ समझेंगे फिर नोट करना। उसके बाद क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3+। 3+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से गया होगा और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए होंगे, तो क्या बचेगा? 3d3। तो आपका आंसर यहां से शुरू होना चाहिए कि इसके अंदर क्रोमियम 3+ है, 3d3 मतलब इतना। अब मुझे बताइए इसमें कितने लिगेंड्स अटैक कर रहे थे? 6। कोई भी लिगेंड था, अमोनिया था, जो भी था, 6 लिगेंड्स। 6 लिगेंड्स को एकोमोडेट करने के लिए इसने क्या किया? इन 6 को, सारे कंपेरेबल एनर्जी के थे, DSP, इन 6 ने मिल के अपने आप को अरेंज करना शुरू किया कि लेट्स एकोमोडेट 6 लिगेंड इनटू दीज अवेलेबल ऑर्बिटल्स। ये कोई सोडियम, पोटेशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वाली साइड नहीं मिलता मेरे को ये फ्रीडम। तो इसीलिए इन्हीं में कॉम्प्लेक्सेस मिले, डी ब्लॉक में ही कॉम्प्लेक्सेस मिले। अंडर अटैक ऑफ लिगेंड्स कितने? 6 अमोनिया। अब उनको एकोमोडेट करने के लिए अटैक, अंडर अटैक यानी वो अभी अटैक में है और उसको एकोमोडेट करने के लिए अब उन 6 को अरेंज करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, पड़े थे। अरेंज क्या किया? ऑलरेडी खाली पड़े थे। ये क्या करेंगे? हाइब्रिडाइज। हाइब्रिडाइज जब करते हैं तो ये 6 बिल्कुल एक से हो जाएंगे। 6 का नाम क्या होगा? D2sp3, यानी 6 ऑर्बिटल्स ऐसे बने जिन 6 का नाम क्या था? 6 की शेप सेम, एनर्जी सेम, नाम सेम, D2sp3। देखिए मैंने इनको 6 को डीजेनरेट बनाया। अब कल को आपको 6 डब्बे एक साथ मिले तो ये मत कहना प्रिंट इशू है। P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं, F में 7 होते हैं, 6 तो किसी में भी नहीं होते। आ गए ना 6 एक साथ, क्योंकि ये 6 क्या है? हाइब्रिडाइजेशन के बाद कट के अलग हो गए। अगर आप देखो तो अब 3D के 3 ही बच गए। ये 3 टोटली अलग शेप के थे, डबल डम्बल। इन सारों में P कैरेक्टर भी था, थोड़ा सा S कैरेक्टर भी था और थोड़ा बहुत D कैरेक्टर भी था। तो कुल मिला के आपके पास क्या हुआ? यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर के लिए हाइब्रिडाइज करके D2sp3 नाम के ऑर्बिटल्स स्पेस में अपने आप को अरेंज करेंगे। 6 की ज्योमेट्री क्या होगी? ओनली 1, स्क्वायर, बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। तो मेरे से शायद सवाल भी कुछ ऐसा ही पूछा था, नहीं ऑक्टा नहीं पूछा था, सॉरी। तो जब मैंने ये 6 ऑर्बिटल अरेंज किए, अब मेरे को अपनी कॉपी में अगला काम क्या करना होगा? क्रॉस क्रॉस क्रॉस। मैंने क्या दिखाए?
एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अमोनिया को मैं क्रॉस से इंडिकेट कर रही हूं। आपको कोई और शेप पसंद आए, गोल पसंद आए, ट्राइंगल पसंद आए, जो मर्जी आए, अपना एक सिंबल बना लीजिए और वहां एग्जामिनर को बताइए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया या ऑफ अमोनिया मींस दिस क्रॉस। 6 में कौन चला गया? 6 अमोनिया। बिकॉज ऑफ इस क्वेश्चन में मेरे से ज्योमेट्री नहीं पूछी थी, वरना मैं यही आंसर, हर क्वेश्चन में 3 चीजों का आंसर आपको ढूंढना है। बिकॉज ऑफ D2sp3 इसकी ज्योमेट्री वैलिड है, लॉजिकल है, क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल, वरना मिस्ड दिस लॉजिक। सेकेंड थिंग, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा, करके दीजिए कैलकुलेट। इसका म्यू कितना होगा? 3 प्लस 2, तो क्या होगा? √15। इसको जैसे भी सिंप्लीफाई करना होगा वो डिपेंड करेगा उस वक्त। सेकेंड थिंग, क्या ये कलर दिखाएगा? यस, ये कलर दिखाएगा। वीबीटी ये नहीं बता पाई कौन सा कलर। सीएफटी आई, सीएफटी सिर्फ कलर के लिए आई और 1-2 चीजों के लिए आई, लिमिटेशन पता लगेंगे आपको। इसीलिए क्या, कुछ अटपटा लगे तो पूछना मत, वो शायद इस थ्योरी का लिमिटेशन हो। सो अब म्यू भी बता दिया, कलर भी बता दिया, तीसरा आप ये भी बता दोगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। जस्ट रीचिंग है, यू विल गेट टू नो इसकी ज्योमेट्री। बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ऑक्टा, हेंस एक्सप्लेन्ड। अब मेरे पास आता है ये वाला केस, देखिए, प्रोसीड करिए। क्या आप इसको कर सकते हो जैसे मैंने पिछला बताया? फिर मैं बताती हूं, एक बार अपनी मेहनत करिए। आप लोग कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूं, मैं थोड़ा साथ साथ बात करती हूं, करते रहिएगा। आयरन 26 3d6 4s2। यहां मैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो लास्ट क्लास पे इसमें हमने इनफ टाइम इन्वेस्ट कर दिया। x विल कम +3, तो आयरन +3। आयरन +3 का मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 यहां से और 1 यहां से, तो कितने बचे? 3d5। अब आई बात सारी कि अंडर अटैक ऑफ 6 लिगेंड्स, दैट इज साइनाइड, साइनो, इन 6 लिगेंड्स के अटैक के चक्कर में आयरन पे क्या प्रेशर आया? 6 ऑर्बिटल्स अरेंज कर। आयरन ने 6 ऑर्बिटल्स अरेंज करने के लिए क्या करना शुरू किया? एक तो ये पड़ा था 4s, 3 थे मेरे पास 4p, और उसके बाद तुम जाओ, जो कोई नहीं ढूंढे, उसके बाद 2 की कमी पड़ रही है, 1 और 3 4, 2 की कमी पड़ रही है। तो इसके लिए क्या किया आयरन ने? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसको यहां भेज दिया, इसको यहां भेज दिया, हो जाओ बैक पेयर। यानी यहां पहली बार मैं क्या देख रही हूं बच्चों? बैक पेयरिंग। आपने जो भी कोशिश की होगी यहां तक तो पहुंची गई होंगी। बैक पेयरिंग के बाद मुझे पता चलता है, यस, अब मेरे पास एक 4s खाली है, 3 4p खाली हैं और 2 d खाली है। अब यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चों? D2sp3। इज देयर एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? देयर इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कलर होगा? यस। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू √3। चलो, यानी मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा इसका। अब मुझे बताइए, बाहर वाला D होता, अगर 4p के बाहर वाला D होता तो उसको हम कहते हैं बाहर वाला D इन्वॉल्व हुआ है। लेकिन यहां बाहर वाले D की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि अंदर वाला 3D ही 2 ऑर्बिटल दे दिए और उसके अंदर हमने क्रॉस बना दी। मैंने यहां एक स्टेप कम बनाया है, वो नीचे जो एक और बनाते हैं 6 एक साथ, आप बनाएंगे वो, मैंने कम बनाया है। अब आपका काम शुरू। तो इसके अंदर 6 लिगेंड्स चले गए होंगे। सो जब अंदर वाले d ऑर्बिटल्स इस्तेमाल होते हैं तो उसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सेम सब कुछ इसका ट्राई करके मुझे आप बताइए। कॉपी में गलती ना हो बच्चों, इसीलिए पहले, अदरवाइज ओरली सोचिए, आपके सामने सब कुछ है। मुझे करना क्या था? एक्सप्लेन। मुझे बताना था ये वाला कंपाउंड पैरामैग्नेटिक क्यों है, बता दिया। मैग्नेटिक मोमेंट तक √3 बोल दिया। अब मुझे बताना है ये वाला डायमैग्नेटिक क्यों हुआ होगा। एनी गेस विदाउट डूइंग इन कॉपी, क्योंकि कॉपी में काटपीट नहीं मचाना चाह रही, सही चाह रही। इसको डायमैग्नेटिक एक्सप्लेन करने के लिए क्या करूं? पहले तो चेक करो यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2+। यहां क्या थी? 3। तो 2+ है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6 ये रहेगी, और इसके पास 4s खाली और 4p खाली।
मुझे क्या एक्सप्लेन करना है, मुझे नेचर में ये क्या मिला, डायामैग्नेटिक। अगर मेरे को नेचर में ये डायामैग्नेटिक मिला, इसका क्या हिंट मिल रहा है, कोई अनपेयर्ड नहीं होगा, इस पर सारे पेयर करा दो। तो पक्का अंडर अटैक ऑफ 6 लिगेंड्स, इसमें क्या हुआ होगा वो आपको दिखा रही हूं। ये वाला बैक पेयर और ये वाला बैक पेयर, बैक पेयर होते ही क्या हुआ बच्चों, 1 2 3 4 5 6 हो गए 8 अरेंज, 6 ऑर्बिटल अरेंज, चेक। यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनेगी, D2sp3। कह सकती हूं ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, बट वही सेम 3 चीजें आप मुझे बताइए। व्हाट अबाउट कलर, कलरलेस, ये कलर नहीं दिखाएगा। व्हाट अबाउट म्यू, इट इज डायमैग्नेटिक, म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0, एंड इट इज अगेन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था मैंने वो सेटिस्फाई कर दिया कि यस इसमें ऐसा होगा, चेक। आपकी कॉपी में आए तो मुझे एक सवाल और पूछना, किसका स्पिन हाई किसका स्पिन लो, प्रभनूर, दोनों में से। अब तुमने जो पीछे की सीट पूरे 1.25 साल से बुक कर रखी है, आई विश कुछ थियोरेटिकल चैप्टर और तुम्हें स्लीप इशू रहता है, आगे बैठना शुरू करो प्लीज। अब ये थियोरेटिकल चैप्टर है, किस में स्पिन हाई मिलेगी किस में स्पिन लो मिलेगी, इन दोनों में से। पहले वाले में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दूसरे वाला लो। लो क्या है तो 0 ही है, बट लो कंपैरिजन में हाई और लो आता है। Why this is high spin complex, ये क्वेश्चन आया बता लोगे। Why this is low spin complex, ये बता लोगे। तो चौथा पॉइंट लिखो अपने यहां पर इसमें कॉपी में कि एक पॉइंट और बताना पड़ सकता है, दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस डिफरेंस का रीजन क्या था बच्चों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग थी। व्हाट इफ मेटल सेम था, तो इसकी वजह क्या बनी, वीबीटी ने एटलीस्ट ये तो बता दिया सेम आयरन और लिगेंड भी सेम, फिर भी कलर अलग अलग क्यों, फिर भी मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग क्यों। ठीक है ज्योमेट्री सेम थी, बट इतनी बड़ी चीजें दो अलग अलग क्यों आई, क्योंकि मेटल चाहे सेम था पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफरेंट थी, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट डिफरेंट था। कुछ प्रैक्टिस हुई, एक क्वेश्चन पूरा अपने आप करेंगे। कोबाल्ट हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट, अगर इसमें आपको कहा जाए बताइए इसमें पैरामैग्नेटिज्म मिला मेरे को इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई, एक्सप्लेन। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो अब ये मेरे पास होगा D7 और 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 4s के 2 उड़ गए और D में कितने बचे, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। दिस इज 3D, दिस इज 4s, दिस इज 4p, और जरूरत पड़ी तो मुझे पता नहीं 4d। बैलेंस शेल है, अवेलेबल तो होगा। अब मेरे को पैरामैग्नेटिज्म बताना है 4 इलेक्ट्रॉन वाला, तो बताइए इनर ऑर्बिटल बनेगा कि आउटर ऑर्बिटल। मैं पूरा राउंड भी लगा के आगे, मुझे नहीं पता लोग पेन से कर क्या रहे हैं, इससे ऊपर तो अभी तक मतलब क्या ही बताऊं, तो शुरू ही किया है मैंने। हाँ जी, इनर, अंदर वाले डी यूज हो रहे हैं, अगर अंदर वाले डी यूज हो रहे हैं तो क्या 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखा पा रहे हो तुम लोग, क्वेश्चन को तो उड़ा दिया तुमने। व्हाई यू गेट व्हाट इज हैपनिंग, क्वेश्चन बोल रहा है आप प्रूफ करिए कि इसके 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, यही तो मतलब वो ना पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या है, पैरामैग्नेटिज्म है क्लास 11th, बहुत बेसिक, पहला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हर वो चीज, और अभी इतनी देर से पैराडाई चल ही रहा है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का होना, डायामैग्नेटिक का मतलब होता है जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में इतना सिंपल सी बात मैंने पूछी, तो प्लीज वेक अप गाइज, आई थिंक यू पीपल आर स्लीपिंग नाउ, कि मेरे को कहा गया है पैरामैग्नेटिज्म इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिक है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर मैग्नेटिज्म है। इसका मतलब क्या है, 4 अनपेड, काहे का इनर ऑर्बिटल,
चार अनपेड दिखाने तो चार अनपेड तो ये मेरे को एज इट इज छोड़ने पड़ेंगे। When I am saying any complex is showing paramagnetism, तो पहली बात क्या पता लगती है, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और अगलों ने ये भी नहीं तुम पे सिर दर्द छोड़ा कि कितने, पूरा जवाब दे रहे हैं पैरामैग्नेटिज्म इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक मेरे को आप पे नहीं डालना चाहिए, आप पे नहीं पूछना चाहिए, अब सारा कुछ मैं ही कराऊंगी। यू पीपल आर नॉट रेडी येट। सो अब जब मुझे ये बता दिया 4 अनपेयर्ड है, पक्का इसमें बैक पेयरिंग नहीं हुई होगी क्योंकि नेचर में मेरे को पैरामैग्नेटिक मिला है। सो अब इसमें क्या होगा, कितने मेरे को अवेलेबल कराने हैं। सो क्या बोलूं, अंडर अटैक ऑफ 6 F नेगेटिव लिगेंड्स क्या होगा, लेट्स चेक। अब तो सारा मैं कर रही हूं, आप अब जो भी आपने किया होगा अगर मैच करता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब क्या हुआ होगा, बैक पेयरिंग। बैक पेयरिंग का मतलब क्या है, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। हुआ होगा बैक पेयरिंग? नहीं, बैक पेयरिंग होते ही तो मामला खराब हो जाएगा। कोई फ्लो में चल रहा हो, किया होगा कुछ लोगों ने बैक पेयरिंग, बट यहां बैक पेयरिंग क्यों नहीं। मेरा तो हाथ ही ऐसे चलता है कि बैक पेयरिंग कर दूं, बट नहीं, क्योंकि कहा है 4 अनपेयर्ड हैं। तो 4 अनपेयर्ड हैं तो 4 अनपेयर्ड छोड़ दो, नहीं हुई होगी बैक पेयरिंग। बट भाई 6 फ्लोरीन भी तो एडजस्ट करनी है। सो व्हाट, 6 फ्लोरीन का मतलब sp3d2, ये कर दिए मैंने अरेंज 6। अब के कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाइए, आउटर ऑर्बिटल। और अब आप चाहें तो इसके नीचे बनाना चाहिए, आपकी आदत ही तब पड़ेगी। और ये 3D पूरा लेबल करोगे, 4D ये नंबर कटेंगे इस बात के नहीं किया तो। और ये क्या है 3D, ये क्या है 4S, ये क्या था 4P, ये क्या है 4D। अब नीचे ये 6 के 6 कंबाइन करके मैंने लिख दिए। नाउ इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो एज इट इज रही बच्चों। यहां पर 6 फ्लोरीन के लिए मैंने 6 क्रॉस लगा दिए। अब नीचे चारों बातें बताइए। फर्स्ट, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। आज के बाद d2 sp3 और sp3d2 को सेम मत ले लेना, एक में इनर डी यूज हो रहा है, एक में आउटर डी। सेकेंड थिंग, क्या ये पैरामैग्नेटिक है, वो तो सवाल ही था, तो मैं क्या ही लिखूं। स्टिल बहुत अच्छा हो अगर आप म्यू बता दें। √24 बहुत अच्छा, और अगर आप बता दें कलर होगा, बिल्कुल होगा जी। स्पिन बताइए, हाई स्पिन, भाई 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बैक पेयरिंग नहीं हुई तो अंडरस्टूड है ना, ये क्या होगा, हाई स्पिन। आउटर ऑर्बिटल की इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये 5 बातें हर केस में आपने बतानी है। कितनी देर लगती है बस ये देखना, यही है वीबीटी। बस किसी में स्पिन पूछ लेंगे, किसी में इनर आउटर पूछ लेंगे, किसी में डायमैग्नेटिक पूछ लेंगे, किसी में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछ लेंगे, बस ये है वीबीटी। इतना अगर सबके पास आ जाए तो अगले एग्जाम्पल में आप भी करिए, मैं भी कर दूं, लेट्स सी आपका और मेरा मैच होता है कि नहीं। कोशिश करिएगा, बोर्ड पे मत देखिएगा, क्योंकि अभी इसको आप नहीं पकड़ पाए तो मेरी मजबूरी है, मुझे तो सब करना पड़ेगा। हाँ जी, मैंने यही कहा था, कुछ भी अटपटा लगे सवाल नहीं पूछना। दिस इज वॉट आई वॉज डाउटिंग। पूछोगे क्योंकि मैं निकाल गई बात को। अभी जो भी बॉदर कर रहा है सीएफटी आनी है उसी के लिए, तो शायद यही वीबीटी की सबसे बड़ी बैकफायर करे। मेरे को सपना आ रहा है तो तुमसे कोई पूछ भी नहीं रहा, तुम्हें क्वेश्चन में दे के पूछ रहे हैं हम कि बच्चे बस प्रूव करो। दिस इज व्हाट वीबीटी डज। हजारों कॉम्प्लेक्सेस कलेक्ट किए, जो डायमैग्नेटिक थे एक साइड रखे, जो लो स्पिन थे एक साइड रखे या हाई स्पिन, और देखा क्या हुआ होगा। तो फिर लगाया अंदाजा, भाई ये सारे डायमैग्नेटिक थे, इन सब में बैक पेयरिंग हो रही होगी। फिर अब तो तुम लोगों ने जो सवाल पूछा तो पूछेंगे वीबीटी पूरी पढ़ने के बाद। यही एक चीज है जो आपको अटपटी लगेगी, लगने दीजिए। अभी वीबीटी के अंदर इसको एक्सेप्ट करिए, तभी क्वेश्चन, मैंने आपको कहा अगली क्लास में क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाएगी। आज बता के पूछ रहे, अगली क्लास में डायरेक्ट पूछेंगे। तो दिस इज हाउ थिंग्स विल मूव। अब एक बार आपके लिए इनर और आउटर डी कॉम्प्लेक्सेस का मतलब, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अगर इनर, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको मैंने एग्जांपल्स में करा दिया, मैं सिर्फ आपको क्लैरिटी दे रही हूं।
अगर अंदर वाले डी इस्तेमाल होते हैं, पेनल्टीमेट वाले डी इस्तेमाल होते हैं तो वो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और अगर वैलेंस शेल वाले डी इस्तेमाल होते हैं तो वो आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इतना क्लियर सबको? 2-3 एग्जांपल से ये तो हुआ। मान लीजिए मैं आपको देती हूं एक D6, एक देती हूं D7, और उसमें इनर ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है। इनर ऑर्बिटल सिर्फ एक ही जगह, इनर आउटर का फर्क सिर्फ sp3d2 और d2 sp3 में ही होगा और कहीं नहीं होगा। तो इफ दिस इज सो, तो मुझे बताइए D6 में और D7 में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। सोचो D6 क्या होता, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल होता कहां पर है, सिर्फ d2 sp3 में ही तो यूज होना है, यानी 2d खाली चाहिए। 2d खाली चाहिए तो 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे सेट करो, तुमने इनको यूज ही नहीं करना। 3 4 5 6। अगर मुझे बैक पेयरिंग ना करनी होती, अगर इनर डी ऑर्बिटल खाली ना करने पड़ते मेरे को गेस्ट के लिए, तो स्पिन किसके बराबर होता? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 6 भर्ती में, तो 1 2 3 4 5 और छठा वहां 4 तो अनपेयर्ड थे, हाई स्पिन बनता। लेकिन जैसे इनर ऑर्बिटल शुरू हो गए यूज होने हाइब्रिडाइजेशन में, तो स्पिन क्या हो गया? लो हो गया ना। जब जब इनर डी ऑर्बिटल मिलेगा आपको अक्सर क्या मिलने वाले हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वेरी ऑब्वियस। अंदर वाला डी इस्तेमाल करने के लिए मेरे को बैक पेयर तो करना है, और ये एनसीईआरटी बोर्ड्स लेवल के अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं कि मेरे को जब अंदर वाले डी ऑर्बिटल खाली करने हैं तो इनको बैक पेयरिंग तो देनी पड़ेगी। बैक पेयरिंग करोगे, पेयरिंग करोगे मतलब स्पिन कैंसिल होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ। स्पिन कैंसिल होगा मतलब क्या? स्पिन लो होता गया। तो आप देखोगे इनर डी ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्सेस अक्सर लो हैं। तो आपसे कोई भी एक क्वेश्चन देके कहा जा सकता है इसका स्पिन बताइए, लो की हाई। अगर कोई एक प्रॉपर्टी दे रखी हो तो लो स्पिन बताने का मतलब क्या होगा, हाई स्पिन बताने का मतलब क्या होगा, वो बता रही हूं। D7 में बताना लो स्पिन में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। मेरे को फिर ये 2 खाली रखने हैं। मेरे को अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो 3D के ये 2 तो खाली रखने हैं ना। भरने कितने थे इलेक्ट्रॉन? 7। कर सकती हूं? करेंगे थोड़ा आगे जाके, बट हाँ दिक्कत तो है इसके अंदर। अब D7 में तो नहीं कर सकती, चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? D5 में तो कर सकते हो, करवाओ। पैरामैग्नेटिक, इसको कह सकती हूं D6 में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना तो आई विल गेट डायामैग्नेटिक, ये क्वेश्चन है। D5 में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना 1 2 3 4 5, आई विल गेट पैरामैग्नेटिक। ठीक है, वीक पैरामैग्नेटिक हो गया, इकलौता एक इलेक्ट्रॉन है, या आई विल गेट कलर। तो ये कोई स्टेटमेंट मत बना लेना लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हमेशा कलरलेस होंगे, ना जी। डिपेंड्स ऑन डी इलेक्ट्रॉन्स। अगर 6 हैं तो कलरलेस मिलेगा, वही लो स्पिन। अगर 5 हैं तो कलर्ड मिलेगा, वही लो स्पिन। तो ऐसा कोई जनरलाइजेशन नहीं दे रही मैं। लो स्पिन बनाना आना चाहिए। इसमें कलरलेस, इसमें कलर्ड, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा। क्लियर इतना? अब थोड़ा सा हाई स्पिन भी देख लेते हैं। सॉरी, आउटर डी ऑर्बिटल्स। आउटर डी ऑर्बिटल्स में D6 D7 करवाओ मुझको। आउटर डी ऑर्बिटल में D6 में कितने अनपेयर्ड? 4। अगर ये नहीं सोच पा रहे तो चेक योर ग्रेस्पिंग, डाउन हो रहे हो। आउटर है तो मेरे को अंदर वाले को तो पेयर ही नहीं कराना, ये तो है ही 3D। अंदर वाले का मेरे को छेड़ना ही नहीं कुछ, तो कितने अनपेयर्ड? 4। हाई स्पिन। आउटर अक्सर हमेशा ही हाई स्पिन मिलते हैं। अच्छा, D7 में अब कराना तो कितने अनपेयर्ड होंगे? ओके 7। 1 2 3, ये तो है ही नहीं मेरे लिए, ये तो मेरे को नहीं है, सॉरी आउटर चल रहा है, माय बैड, सॉरी 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड। तो एक था स्पिन नंबर 4, या कह लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन की स्पिन, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, और एक था 3 इलेक्ट्रॉन की स्पिन। तो मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का आप निकाल सकते हैं। तो यहां आपको ये बताया जा रहा है, ऐसा कोई जनरलाइजेशन मत ले लीजिएगा कि लो स्पिन वाले हमेशा ऐसे, हाई स्पिन वाले हमेशा ऐसे, या आउटर ऐसे और इनर ऐसे।
इनर वाले में अक्सर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। यस, ये एक स्टेटमेंट है, क्योंकि पेयरिंग हो रही है भाई, पेयरिंग हो रही है तो स्पिन एक्चुअल से तो कम ही होगी, लेकिन आउटर में हमेशा स्पिन इज टुवर्ड्स हायर एंड। किसी को लगता है उसको ये नोट करना है तो कर सकता है, लेकिन ये है समझने वाली बात। अब एग्जांपल्स और डीपीपी ऑब्जेक्टिव में आपको इसका बहुत एक्सपोजर मिलेगा। तो क्लियर है ये इनर आउटर और स्पिन का संबंध क्या है, कैसे दोनों को रिलेट करना है। तो एक आधा क्वेश्चन और देखिए, करोगे उसको कोशिश? चलिए, ये भी बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट है। 3+ यानी 3 इलेक्ट्रॉन उड़ गए, तो यहां क्या बचा? 1 2 3 4। दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, फाइंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन। लो स्पिन का मतलब क्या है? जो इसकी मैक्सिमम स्पिन हो सकती थी उससे कम। मैक्सिमम स्पिन इसकी क्या हो सकती थी, दिख रहा है आपको? 4 अनपेयर्ड, उससे कम। अगर उससे कम और 6 के लिए आपकी मजबूरी है, आप जितने चाहे उतने ऑर्बिटल नहीं खाली कराओगे। अगर आपको D2sp3 बनाना है, आप सिर्फ एक को बैक पेयर करा रहे हो, मैं तो दूसरे को भी करा दूं, जरूरत ही नहीं है। आपने देखा सिर्फ लिगेंड्स को एकोमोडेट करने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं, उतने ही जितने लिगेंड्स को चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो यहां मुझे पता है D2 चाहिए था, एक तो पहले ही खाली पड़ा था, सो सिंगल बैक पेयरिंग। बैक पेयरिंग पे भी ब्रेक लगानी है। अगलों ने डायमैग्नेटिक नहीं बोला है, जीरो स्पिन नहीं बोला है, अगलों ने लो स्पिन बोला है। जीरो स्पिन बोला होता तो मैं शायद सोचती कि मैम जीरो स्पिन बोला है, आप तो दोनों को ले जाओ पीछे। मैंने कब कहा जीरो स्पिन? मैंने कहा लो स्पिन। और कहीं स्पिन ना भी बोल रखा हो, नेक्स्ट क्लास, ये मुझे समझना पड़ेगा। ऑर्बिटल उतने ही अरेंज होते हैं जितने चाहिए, फालतू नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बैक पेयर हुआ बच्चों, तो उसके बाद क्या बचेगा मेरे पास? 1 2 3 4 हो गए पूरे, दिस एंड दिस, बिकॉज वही अंडर द अटैक ऑफ Cl, 6 Cl के अटैक में यहां पर बैक पेयरिंग हुई होगी, बैक पेयरिंग हुई, जिसकी वजह से D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई वगैरह वगैरह। वो पूरा आप बताओगे, दिखाओगे, एंड देन यू विल से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मींस दिस इज द अवेलेबल थिंग। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? D2sp3। देखा जाए तो इस स्लाइड पे यही तो बोल के आई, जब इनर डी ऑर्बिटल यूज होते हैं तो हमेशा एक्सपेक्टेड से लो स्पिन मिलता है। ये भी एक बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को इन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी है। आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, वीबीटी के अंदर रह के ही बात करनी। स्टेप्स आपको मैं शुरू से सिखा रही हूं। पहले आप ये कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, फिर आप बैक पेयरिंग वाली बनाएंगे, और ऊपर क्या लिखेंगे? अंडर द अटैक ऑफ 6 Cl, और उसके नीचे फिर आप वो हाइब्रिडाइजेशन वाला टुकड़ा काट के अलग रखेंगे, बाकी टुकड़ा अलग रखेंगे। दिस इज हाउ इट गोज। क्लियर सबको? एक और क्वेश्चन करिए, दिख ही रहा होगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालो अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट इज 2√2। तो सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा मेरे को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आई नो म्यू इज n+1 स्क्वायर रूट ऑफ, और वो मेरे को कितना दे रखा है यहां पर? 2√2 दे ही रखा है। म्यू पता ही है मुझे, मतलब 2√2 दे रखा है, तो n कितना आ जाएगा? वेरी क्लियर, n आ जाएगा 2। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे को 2 दिखाने हैं बस। आगे तो अपन शुरू, क्या पता लग गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही दिखाने हैं। तो मैंगनीज 25, 3d5, 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 3, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 तो s से निकाले और 1 d से, तो 3d4। चेक इफ आई एम रॉन्ग। तो मेरे हिसाब से तो 3d4 हुआ जी। और अगले कह रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2। चेक करो भाई, अब क्या करूं? अनपेयर्ड तो 4 हैं, इट मींस इसमें पक्का बैक पेयरिंग हो रही होगी। आप इसकी एक की बैक पेयरिंग दिखाओगे अगली लाइन में, तो लो जी। दिस 2 अंदर के डी ऑर्बिटल, एक s, और ये क्या बना? D2sp3। शायद सवाल यही था। हेंस हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। ऑब्जेक्टिव में यही 4 स्टेटमेंट्स होंगी, सब्जेक्टिव में ये एक होगी और उसको एक्सप्लेन करना होगा। अब मैं लैंग्वेज लिखना छोड़ दिया, वो आपका काम, आपका स्किल, सीखो, देखो, ठीक है? हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अब आप ये देखो, कुछ भी करके
आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही है, प्रिडिक्शन नहीं। आपको नहीं कहा इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, क्योंकि आपको क्या पता बैक पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। तो अभी आपको आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार किया जा रहा है। यहां तक डन एवरीवन। अब ये अगर मैं कहूं बिना पेन पेपर उठाए बता सके बच्चे को, नो पेन पेपर ओनली। अच्छा, हाई स्पिन पे ही क्वेश्चन खत्म था। अगर ये बोर्ड का है तो मेरे को टाइम लगेगा, लिखना पड़ेगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव का है तो मैं तो हाई स्पिन देख के फिर भी सॉल्व करूंगी, क्योंकि आपको मैंने बताया ऐसा कोई नियम नहीं है, ध्यान रखने वाली बात होगी। स्टिल हाई स्पिन है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिल सकता है। बट ये ना, यही अगर मैंने क्रोमियम के केस में दिया होता, नहीं होना था। क्रोमियम में जितने अनपेड है उतने ही रहते हैं, D2 पहले से ही खाली होती है। सो डोंट मेक इट अ रूल कि आपने हाई देखते ही आउटर बोला, बस वही मेरे -1 का टारगेट होगा कि तुमसे गलती वही कराने लगे। कोई ऐसा रूल नहीं है, स्पेशली मैंने दिखाया डिपेंड करेगा डी पे, डी कॉन्फ़िगरेशन पे। तो जरा इसी से एक चीज बताना बच्चों, कहीं पर किसी जगह D3 कॉन्फ़िगरेशन आई तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, इनर कि आउटर? अंदर के 2D खाली पड़े फिर भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों मधु? D3 का मतलब क्या है? इनर आउटर की लड़ाई तो D2 sp3 और sp3 D2 में ही है, तो इसके तो अवेलेबल है, काहे का आउटर? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हुए भी हाई स्पिन है, ये दिखा रही। यहां क्यों ये क्वेश्चन एप्रोप्रिएट था? क्योंकि यहां मैंने D6 लिया था। D6 में डिपेंड करेगा, बैक पेयरिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लो और हाई। D3 में तो बैक पेयरिंग की जरूरत किसको है? ये तो हमेशा ही हाई रहेगा। और इसमें हाई मतलब इसमें 2D मेरे पास खाली, इसमें तो आउटर जिंदगी में नहीं बन सकता। इसमें हमेशा इनर बनेगा क्योंकि 2D है। ये नब्ज पकड़ो अब भाई कि डी की कॉन्फ़िगरेशन बताएगी इनर है कि आउटर है, हाई स्पिन की पॉसिबिलिटी है या लो स्पिन की पॉसिबिलिटी है भी। बैक पेयरिंग की स्कैंडियम टाइटेनियम में तुम काहे का लो स्पिन बनाओगे? वो तो पहले ही 2D खाली करे पड़ा है। स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम क्या है? D में 1, D में 2, D में 3, इनको क्या जरूरत पड़े? D4 से मामला बिगड़ना शुरू किया। आप देखो अब तक मैं क्यों नहीं लाई स्कैंडियम वेनेडियम के एग्जांपल्स, क्या लाती? बैक पेयरिंग क्यों कैसे बता पाती? शुरुआती मैंने किससे करी है? क्रोमियम, मैंगनीज, इन सब से करी है, जहां D पहले से खाली ना। अंडरस्टूड? तो ये नब्ज पकड़नी है, VBT तब आएगी जब इनको यू पकड़ना शुरू करो। अब क्योंकि आपके एनसीईआरटी 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर अलाउ करती है, दैट इज 6 और 4, तो इसीलिए पहले हम 6 और 4 ही क्लोज करेंगे। आज 5 का VBT में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है खास, वो आप कर लोगे। एक्स्ट्रा एज में कराऊंगी फॉर श्योर। ऑल योर्स। एक हिंट बता सकती हूं, हाइब्रिडाइजेशन अगर, जो मैं लिखवा के आई हूं बट यहां पर याद कराती हूं, अगर हाइब्रिडाइजेशन आया DsP2 तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर, और अगर हाइब्रिडाइजेशन आया sp3 तो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। अब ऑल योर्स, क्योंकि मैंने एंड में जाके आपसे ज्योमेट्री तो पूछनी ही पूछनी है। क्वेश्चन ने ना पूछा हो, मैं तो मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछूंगी, कलर भी पूछूंगी, ज्योमेट्री भी पूछूंगी। क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करी। बताइए, निकल का टेट्राक्लोरिडो पैरामैग्नेटिक था, लेकिन निकल का टेट्रासाइनो इज डायामैग्नेटिक। ओके, निकल में कितने होने चाहिए? 28D8S2, तो S2 तो उड़ा दो। निकल में क्या होता है? 3D8 4S2, 2 प्लस माने ये S2 उड़ा दो, D में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब चुपचाप छोड़ दो इनको, नहीं करोगे बैक पेयरिंग, क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म दिखा रहा है, मतलब इसके अनपेयर्ड जिंदा हैं नेचर में। दे नेवर प्रेफर्ड पेयरिंग। व्हाई? बिकॉज मुझे नेचर में ये कॉम्प्लेक्स हमेशा पैरा मिल रहा है। आज बनाऊं, 6 साल पहले बनाया हो, किसी और शहर में बनाया, इट इज फाउंड टू पैरामैग्नेटिक ऑलवेज। तो इस वजह से इनको मैं अब नहीं बैक पेयरिंग, ये नेचर में बैक पेयरिंग नहीं हुई होगी पक्का। अंडर द अटैक ऑफ 4 क्लोरीन, ये क्या अरेंज करके देगा? मैं स्टेप्स नहीं लिख रही, बोल रही हूं। ये क्या अरेंज करके देगा? sp
3, यानी कि मेरे पास ये हाइब्रिडाइजेशन है। पूछा क्या था इसके अंदर, वाई दिस इज पैरामैग्नेटिक, बिकॉज क्लोरीन के अटैक में कोई बैक पेयरिंग नहीं हुई, ये 4 ऑर्बिटल्स अरेंज हुए 4 क्लोरीन के लिए, एंड वी आर लेफ्ट विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेंस इट मस्ट बी पैरामैग्नेटिक। क्योंकि sp3 मैंने पूछ लिया तो sp3 वैसे भी आपको बताना है, उसके बाद ज्योमेट्री तो बोल ही दोगे बच्चों, टेट्रा, और कलर भी आएगा कुछ ना कुछ, पैरामैग्नेटिज्म भी आएगा, हेंस प्रूफ। यानी पैरामैग्नेटिक होने की वजह क्या थी, क्लोरीन के अटैक में बैक पेयरिंग नहीं हुई। इसके डायमैग्नेटिक होने की वजह क्या होगी, पक्का हो गई होगी बैक पेयरिंग। कराओ फिर, जितनी बार यहां करोगे तभी तो याद होगा, कराओ। और उससे आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी DsP2। तो D8 था, 1 2 3 4 5 6 7 8। अंडर द अटैक ऑफ 6 ही चढ़ गया है भाई, अंडर द अटैक ऑफ 4Cn-, इसमें क्या हो जाएगा, बैक पेयरिंग। तो बैक पेयरिंग हुई और मेरे को क्या मिलता है, 8 ये रहे, एक ये, DsP2। अब DsP2 मिला तो क्या हुआ, DsP2 मिला तो पक्का ज्योमेट्री क्या रही होगी DsP2 की, स्क्वायर प्लेनर, एंड एज शोन अबाउ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट, देयरफॉर डायमैग्नेटिक, देयरफॉर कलरलेस। कुछ बॉदर कर रहा है आप तीनों को, क्योंकि मुझे बताना है एक चीज डायमैग्नेटिक थी एक चीज पैरा। अब आपको कह दिया है उस पे मत अटको तो मत अटको, मैं पहले ही बोल चुकी हूं यही फ्लॉ रह गया वीबीटी में, वरना वीबीटी पे चैप्टर खत्म था। एक ही तो कमी है वीबीटी की अभी। आप ये सोचो वीबीटी देने वालों ने हजारों कंपाउंड्स का डाटा कितना अच्छा फ्रेम कर दिया। आगे आने वाली थ्योरी को सिर्फ एक बात बतानी है, कहां बैक पेयरिंग होगी, ऑल डन। तो आगे आने वाली थ्योरी सिर्फ एक बात बताने वाली है, बैक पेयरिंग किधर होगी किधर नहीं होगी, बाकी एडिशनल चीजें तो फिर आई जाती है। So it is 80% work done to explain every other thing, ठीक है। So कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी सेम प्रोसीजर पे चला है, बस मुझे ये पता होना चाहिए था इसमें इनर आउटर नहीं है, इसमें है DsP2 के sp3, इसमें सिर्फ ये 2 चीजें हैं। मुझे पेन चलता दिखा तो लगा पूछ लूं, ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर निकल रही है कि अगर मैं ये ना भी कराती क्या आप खुद कर सकते थे, देखना जरा। आपको प्रूफ करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 एनसीईआरटी में नहीं है, आपको प्रूफ करना है पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहां पे 0, ठीक है। मैंने ये बना के नहीं दिया बट अंडरस्टूड है ये होगा, और ये क्वेश्चंस में बना के नहीं दिया जाता क्योंकि न्यूट्रल है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेटल की एक ही बॉन्डिंग है, अक्सर इनमें ये गायब होगा, ये बता रही हूं। कार्बोनिल्स आर डिफिकल्ट, वीबीटी बहुत अच्छा नहीं एक्सप्लेन कर पाई, सीएफटी नहीं, इसीलिए आपकी एनसीईआरटी में एंड में कार्बोनिल को दे रखा है, वहां इसकी ज्योमेट्री आएगी, बट वीबीटी के अंदर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं आयरन की, क्या होगी आयरन की कॉन्फ़िगरेशन, 3d6 4s2, अब तो कुछ निकाला हुआ भी नहीं है इससे, तो भाई 4s2 भी इसका पूरा भरा हुआ है, सॉरी। अब मेरे को क्या कहा गया है, इसकी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री शो करो, और वो किसकी वजह से आती है हाइब्रिडाइजेशन, DsP3 5, DsP3। तो अभी पता ही, अब D1 अरेंज कराना है मेरे को, अंडर द अटैक ऑफ 5 कार्बोनिल करा दूं बैक पेयर, जितना जरूरी है, सारा नहीं, मुझे एक डी चाहिए था बस, तो मैंने एक को क्या करा दिया, बैक पेयर। जब उसको बैक पेयर करा दिया हो गया DsP2 अरेंज, सॉरी DsP3 अरेंज। DsP3 अरेंज होते ये 5 अलग कट गए, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आई DsP3, देयरफॉर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 4s के इलेक्ट्रॉन्स का अब आप बताओ क्या करोगे, इफ आई से करो एडजस्ट, मेरे को भी लगता है ये बॉदर कर रहा होगा, क्या करो,
यस, 4s के इलेक्ट्रॉन को कहां पलट दोगे? 3d। अब आप ये नहीं पूछ सकते ऐसा क्यों, वीबीटी इज नॉट आंसरिंग। यही अटपटा है, यही अटकेगा। तो मैंने तो बड़े मजे से 4s खाली कर दिया, कहां गया होगा 4s? अब ये इधर आया, अब क्या करूं 4s के इलेक्ट्रॉन्स को? हो गई लोकेशन तय, फिर यहां क्या करूं? डाया कलरलेस। तो एक्सप्लेन करना तो आपके हाथ में है। जब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको वीबीटी आ गई। कितना आसान था। एक ने पूछा 4s के इलेक्ट्रॉन्स कहां गए, एक ने बता दिया 3d में गए होंगे। यस, और है ही क्या वीबीटी? वीबीटी में अब इतना समझ लेना, अंडर द कैटेगरी वीबीटी तुम बैक पेयरिंग चलाओ, जितनी चला सकते हो चलाओ। दिस इज वॉट वीबीटी स्टैंड्स फॉर। तो मैं एक जेई का एग्जाम्पल लाई, अगर मैं ना भी कराती तो आप इस लायक है कि ये गेस कर सकते थे यही हुआ होगा। बस इस क्वेश्चन में अभी मैंने मैग्नेटिक कैरेक्टर दे दिया होता तो शायद पहले इंस्टेंट में मैं वो कराती, बट मैंने क्या दिया, मुझे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री गेस करानी थी, हाइब्रिडाइजेशन रटानी है मेरे से। ये अगर कोई +1 के सिलेबस में पूछे तो मेरे पास होती नहीं, इसीलिए मेरे को ये वाला कैटेगरी लानी थी। DSP3 +1 में नहीं दी जा सकती है। वीबीटी की कमियां जो हम पहले ही गिन चुके हैं, बस मुझे लिस्ट करनी है। लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के पीछे कोई जस्टिफिकेशन दे दो। जहां मन आया आयरन में या कोबाल्ट में या निकल में पेयरिंग कर दी, जहां मन आया पेयरिंग नहीं करी। कोई तो जस्टिफिकेशन दो कि एक केस में पेयरिंग क्यों हुई, दूसरे केस में पेयरिंग क्यों नहीं। प्योर एजम्पशन पे चला दिया, बट ठीक है, एटलीस्ट उन्होंने फैक्ट एक्सप्लेन किया। तो यही लिमिटेशन, यही चीज। अब पिछले में तो देखो ना क्या किया मैंने, 4s से उठा के 3d में पटके। मतलब ये सारा बैक पेयरिंग के पीछे कोई वजह तो दो। तो उन्होंने क्लियर कट वजह नहीं दी। मैं आपसे पूछूं, आप लोग दे सकते हो वैसे, क्या लगता है क्या वजह रही है? क्यों बैक पेयरिंग हुई ही क्यों? नेचर के खिलाफ क्यों गए? पेयरिंग एनर्जी रिपल्शन क्यों झेल रहे हैं ऑर्बिटल में, जबकि मुझे कहा गया पहले सारे सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, उसके बाद डबली ऑक्यूपाई होंगे। वाई? यस, 6 बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। दे मस्ट बी रिलीजिंग एनर्जी एंड दैट रिलीज एनर्जी मस्ट बी कॉम्पनसेटिंग इट। अच्छा, ये भी मान लिया जी वीबीटी का लिमिटेशन तुम कवर अप कर रहे हो, बट कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। इसका लॉजिक दो। क्यों नहीं सारों में होती फिर बैक पेयरिंग? क्यों नहीं सारों में ही आउटर बन जाते, ना बैक पेयरिंग की लड़ाई होती और 6 बॉन्ड तो तब भी बन सकते थे। क्यों पेट में दर्द हुआ D2sp3 बनाने का, सारे ही sp3d2 बना लेते, ना पेयरिंग का रिपल्शन झेलना पड़ता और 6 बॉन्ड भी बन जाते। तो ये जस्टिफिकेशन भी काम नहीं है। साइज तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। अगर तुम जाओगे ना मैंगनीज के बाद तो 2 या 3 पिकोमीटर का साइज डिक्रीज है अप्रोक्सीमेटली। मैंगनीज से लेके कॉपर तक सिमिलर से ही है। कॉपर फिर भी थोड़ा छोटा हो गया, बीच के 4 तो एक जैसे, आयरन कोबाल्ट निकल एक साइज है। तो साइज भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बन पाया, इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। आपका ध्यान नहीं जा रहा एक चीज पे। अगर आप सारे पन्ने पलटो, चेक बैक पेयरिंग, CN के जितने भी केस हैं बैक पेयरिंग के, चेक। CN लीगेंड जहां जहां आया है साइनो, सारे बैक पेयरिंग वाले। ये वीबीटी नहीं ऑब्जर्व कर पाई। देखना जो भी मैंने करवाए, अगर CN कहीं भी आया वो 100% बैक पेयरिंग दी होगी उसे। ये ऑब्जर्वेशन वीबीटी से नहीं बना, हमसे बन गया क्योंकि हमने अगली थ्योरी पढ़ ली ना। क्लोरीन जहां आया वहां कहीं भी बैक पेयरिंग नहीं होगी। देखो क्लोरीन, फ्लोरीन जहां भी आए बैक पेयरिंग नहीं हुई होगी। इतना आसान होता तो वीबीटी वाले ने एक पोस्टुलेट डाल दिया होता बस। CFT थ्योरी एक पूरी लेक्चर क्यों लाना पड़ेगा? सो कुछ तो है राइट जिसका जस्टिफिकेशन नहीं दिया। सेकंड भाई इधर आइए, आप थोड़ी आंखें खुलेंगी। आज के टेस्ट में क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, प्लीज बी केयरफुल। मुझे ममता ने स्पेशली कहा है, लाइट जाए कुछ भी हो, आप कॉपर वाले एग्जाम्पल तक पढ़ाना, आपका टेस्ट वहां पूरा होता है। तो मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया है क्योंकि आज सुबह से मैं पता चल गया था वोल्टेज का एक्यूट फ्लक्चुएशन है, हम फंस सकते हैं फिर लास्ट क्लास की तरह। बट आई हैव बीन टोल्ड यहां तक तो पहुंचाओ, ठीक है। सो क्यों पता नहीं कुछ होगा किसी ऑप्शन में। बड़ा बढ़िया एक केस आया जिसपे वीबीटी फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्या ये मैं अब तक क्यों नहीं लाई? क्योंकि मेरे को लिमिटेशन में लाना था। कॉपर के साथ 4 अमीन लगे हुए हैं, राइट, डबल M IUPAC नेम। इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर आई। ओके, स्क्वायर प्लेनर के साथ साथ नेचर में देखा गया ये पैरामैग्नेटिक भी है।
अब एक चीज सोच के देखो, स्क्वायर प्लेनर और पैरामैग्नेटिक कैसे हो सकता है? अब कैसे हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है वो समझते हैं। कॉपर 2+, तो देखना जरा, D9 होगा। कॉपर नॉर्मल क्या है, 3D10 4s1, तो 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दूं तो क्या, D9। भाई तुमने अगर इसको पैरामैग्नेटिक बताना है, उसका मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन, यस पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक है क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ क्या इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर मिल सकती है? नहीं मिल सकती। स्क्वायर प्लेनर के लिए DsP2, ये एनसीईआरटी का लिमिटेशन है। स्क्वायर प्लेनर के साथ DsP2, भाई ये दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है और DsP3 हाइब्रिडाइजेशन भी मैं प्रूफ कर दूं, नहीं कर सकती। तो वीबीटी कहती है इसमें ना ऐसा हुआ होगा। कैसा हुआ होगा, ये इलेक्ट्रॉन कूद के ना इस वाले पी में चला गया होगा। अब जबरदस्ती एक्सप्लेनेशन दिया कि यहां मुझे वजह नहीं पता, ये कहना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वी डोंट नो द रीजन बट दिस मस्ट बी हैपनिंग। ये केस हुआ होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये जगह छोड़ के आगे गया, उसने स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इसीलिए ली होगी क्योंकि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। यानी कॉपर के इस एग्जांपल को पैरामैग्नेटिक सही मानूं तो स्क्वायर प्लेनर गलत लगता है। स्क्वायर प्लेनर तो हो ही नहीं सकता था इसमें, बट ऐसे केसेस के लिए वीबीटी सरेंडर्ड दैट वी डू नॉट नो इसमें क्या हुआ होगा। ऐसा क्या हो गया जो ज्योमेट्री और मैग्नेटिक दोनों एक साथ में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। ऐसे बहुत एग्जांपल्स थे, तो एक मैंने आपको दिखाया, ये तो आपको याद रहे तो बेटर है, क्योंकि ये आप CFT में जाके मैं बात जरूर करूंगी, लेकिन VBT पहले आती तो याद रह जाती है। CFT में तो हम लिमिटेशन के हिसाब से ही सोचते हैं। क्या इसको तुम VBT से एक्सप्लेन कर सकते हो? मतलब अब तुम लोग कर सकते हो, इस लायक बना दिया है तुम लोगों को कि तुम बता सकते हो इसमें फ्लॉ क्या आया। पहले तो ये बताओ, कोबाल्ट यानी कि 3D8 4s2, क्योंकि ये 2+ है वो 2+ है, ये तो हटाई हुई 3D8 का केस है। इसमें कहा गया एक तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, देखा गया, कहा क्या गया, मिला नेचर में, और दूसरा इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन का पैरामैग्नेटिज्म है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो? चेक कर लो, कोई बात नहीं, तुम समझ गए, अभी बाकियों को दे रहा जरा। कोबाल्ट 2+ का मतलब क्या है बच्चों? डी में कितने भरूं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2+ है तो 4s को तो टेंशन ना लूं। अब इसके अंदर 6, एक तो देखा गया ये इनर है। अगर बच्चों ये इनर है, पहले इनर हो कैसे सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन स्टिल। कोबाल्ट 27 होता है कि 28? 27। क्लियर? अब बताओ, हालांकि ऑब्वियस सा है आंसर, बट स्टिल मेरे को 2D करने थे अरेंज क्योंकि इनर ऑर्बिटल है। इसको तो बैक पेयर कर दिया, अब इसको चाहे मतलब उसको कर दो, किसी एक को भी कर दो, कोई भी एक बैक पेयर हो गया। अब आप चाहे इसको ले जाओ चाहे इसको, लगता है इसको ले जाना चाहिए, फिर भी 2D तो नहीं हो रहे, बस फिर अब तो क्या ही है। D2sp3 यहां पटक दिया भाई 3D से 4D में, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाने थे, उससे इतनी एनर्जी रिलीज होनी होगी, कॉम्पनसेट करने के लिए इसकी रिक्वायर्ड एनर्जी वो 6 बॉन्ड है। कोई हाथ ना उठाए, कोई जवाब ना दे, ना कोई सवाल पूछे, ठीक है? जब से VBT पढ़ा रही तब से एक ही बात कह रही हूं, एक ही चीज अटपटी लग रही है, बैक पेयरिंग और जंपिंग, एक्सेप्टेड। बाकी सारी चीजें करने लायक हो जाओ ना, जब फुल 100 में से 100 ले लो तब पूछना इसके ऊपर, क्योंकि VBT का लिमिटेशन यही है। तो एक और लिमिटेशन आ गया, ऐसे तो लाइन लग गई। अब पहले तो पिछलों में नहीं मेरे को पता लग रहा बैक पेयरिंग करनी है कि नहीं करनी, क्वेश्चन में बोला होता है पैरामैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करो, कलरलेस एक्सप्लेन करो, या ये मैग्नेटिक मोमेंट एक्सप्लेन करो, तो मैं करने लायक हूं। या फिर ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की लाइन लग गई कि भाई ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है उड़ के पक्का इधर गया है, बट इसकी कोई जस्टिफिकेशन तो बनती है ना मेरे को, इसकी कोई जस्टिफिकेशन तो मेरे को लेके आनी पड़ेगी, नहीं आई। लास्ट, क्या ये एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4s1,
अब इसको प्रूफ करना है जीरो इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक बताना है तो वीबीटी में रहते हुए मैं कैसे बताऊंगी? बैक पेयरिंग करा दूं अब तो? हाँ, एस वाला बीडी मैं यहां से शुरू कर देती हूँ, क्या ही फर्क पड़ रहा है। कर दिया? अच्छा, अगर इसको डायमैग्नेटिक मेरे को प्रूफ करना था, मैंने सारे पेयर करा दिए, तो इसकी ज्योमेट्री वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? D2sp3। अगेन मेरे को इशू आ गया एस से यहां आना। एक केस ऑलरेडी मैं ला चुकी थी, सिमिलर सा एक और ले आई कि ये सारे कंपाउंड्स वीबीटी से एजम्पशन से माने गए, जस्टिफिकेशन नहीं आई, तो इनफ ऑफ लिमिटेशंस। वीबीटी के लिमिटेशन जहां आ गई वहां अंडरस्टूड है वीबीटी खत्म हो गई, लेकिन 80% काम वीबीटी ने कर दिया। बॉन्डिंग कैसी, ज्योमेट्री क्यों, पैरामैग्नेटिज्म आया तो किस वजह से आया होगा, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, डायमैग्नेटिज्म, कलर, एवरीथिंग, मैग्नेटिक मोमेंट, हाई स्पिन, लो स्पिन, 80% क्वेश्चंस का आंसर मुझे वीबीटी से मिल गया। तो दिस इज गुड थ्योरी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है? व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। दूसरा आइसोमेरिज्म मैंने बोला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो टाइप्स, ज्योमेट्रिकल में हम पढ़ेंगे नॉट टुडे, इसके आज जो बहुत बेसिक सा आइसोमेरिज्म पढ़ा रही हूं, आज नहीं आएगा सारा। ज्योमेट्रिकल के नाम पे एक ही चीज याद आनी चाहिए हमको, क्या? सिस्ट्रांस, यानी वो सेम साइड और डायगोनल। और ऑप्टिकल के नाम पे क्या याद आना चाहिए? डेक्स्ट्रो एंड लीवो, दैट इज एनाइंशोमर्स, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। आज की क्लास का मुद्दा है सिर्फ छोटे से 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बिल्कुल क्लास 10th के लेवल का है, बट क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस में है इसीलिए इस चैप्टर में डाल दिया। तो अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ूं तो क्या होगा? सबसे पहला, नाम से इसको समझना, फिर लिख लेना, लिखने का टाइम दूंगी अगर बच्चा, समझना इज मेन सक्सेस, वो भी टाइम दे दूंगी। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इस शब्द से मेरे को एक चीज पता लगती है, आयन। और क्योंकि आइसोमेरिज्म है तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस ढूंढ रही, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, ऐसा स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो आयन के चारों तरफ हो। अभी कॉम्प्लेक्स में कितने आयन्स होते हैं, कितने टाइप के आयन्स होते हैं? 2 ही टाइप के आयन्स होते हैं, या एक कॉम्प्लेक्स होगा और दूसरा क्या होगा? काउंटर, यही होगा। मान लीजिए यहां ये, तो ये कौन है? काउंटर आयन, ये कौन है? कॉम्प्लेक्स आयन। अब अगर ऐसे 2 कॉम्प्लेक्सेस जिनमें ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन टाइप्स, आई एम नॉट सेइंग नंबर, टाइप ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड इज डिफरेंट, बनने वाला आयन डिफरेंट है, उनको कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। जैसे कि अभी और कुछ मत देखना, इसको देखो, इसमें कौन सा आयन बनेगा? सल्फेट, और ये पूरा एक टिका रहेगा। ये जो मेरे पास है कॉन्सेप्ट, इसको मैं लैब में कैसे प्रूफ करूंगी? लैब में प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगी? मैं बेरियम क्लोराइड डालूंगी। जब मैंने बेरियम क्लोराइड डाला, बेरियम क्लोराइड डालते ही बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनेगा, पक्का प्रूफ हो गया सल्फेट काउंटर आयन था। लेकिन अगर इसी में मैंने पलट दिया होता, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है आपके सामने, पलट दिया होता, तो अब के बेरियम क्लोराइड से BaBr2 का कोई पीपीटी नहीं बनेगा, फेल, यानी बाहर सल्फेट नहीं था। क्या था बाहर, वो ढूंढने के लिए मैं लाई AgNO3। अब की बार AgBr का पेल येलो पीपीटी आया, या येलो पीपीटी आया, विच प्रूव्स अब की बार कौन था बाहर? Br। तो इन दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या था? टाइप ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड आफ्टर सॉल्यूशन। वाटर में डालने पे इसमें एक तो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, एक सल्फेट आयन बनेगा। इसमें एक तो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, विच आई डोंट नो, ये तो अंदर ही रहेगा, निकलना ही नहीं बाहर, और दूसरा क्या बनेगा? ब्रोमाइड। टाइप ऑफ आयन, यानी ऐसा आइसोमेरिज्म दिखाने की शर्त क्या है? पॉसिबल ओनली जब काउंटर आयन भी लीगेंड बन सके। ऐसा काउंटर आयन है ना कि जिसके पास लोन पेयर ही नहीं है देने को। अगर कोई काउंटर आयन ऐसा है जो लोन पेयर देना नहीं चाहता, वहां ये आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। नोट करिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी अंदर बाहर लीगेंड और आयन स्वैप हो रहे हैं और कुछ नहीं, पर बाहर वाला आयन लीगेंड बनने लायक होना चाहिए, तभी ये आइसोमेरिज्म है।
वो कंडीशंस, वो चीजें आपके सामने स्लो स्लो आएंगी। आज बस बेसिक एनसीईआरटी का डिफरेंस, डेफिनेशन कि डिफरेंट आयंस आर प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन, तब ये वाला आइसोमेरिज्म होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब काउंटर आयन इज अ पोटेंशियल और पावरफुल और हैपनिंग लीगेंड। लीगेंड बन सकता हो, उसके लिए कोई मेरे को बाहर से एनर्जी न लानी पड़े, खुद इच्छुक हो लीगेंड बनने की। नोटेड एवरीवन? ये एग्जांपल बहुत क्लियरली, और ये रिएक्शन भी, क्योंकि आपके पास सवाल ये आना है, हाउ कैन यू प्रूव दैट दीज टू आर आयोनाइजेशन आइसोमर? बाय यूजिंग दिस। टेस्ट ट्यूब ए में BaCl2 डाला तो व्हाइट पीपीटी आया, टेस्ट ट्यूब B में AgNO3, सॉरी उसमें येलो आया, इसमें व्हाइट आया। हेंस दिस अबाउ रिएक्शन शोज टेस्ट ट्यूब ए में जो भी था उसमें सल्फेट था आयोनाइज होने वाला, टेस्ट ट्यूब B में जो भी था उसमें ब्रोमाइड था। ऐसे आपको रिएक्शन की हेल्प से बताना पड़ेगा। एंड सम टाइम यू कैन रिसीव डायरेक्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम दिया इसका, आपको पता ही है बाहर सल्फेट होगा, अंदर कोबाल्ट है, सब कुछ आपको पता है। IUPAC नेम दिया और ये कहा इन सारे, मतलब 4 IUPAC नेम ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन कौन BaCl2 के साथ व्हाइट पीपीटी देगा। तो जब तो आप IUPAC नेम का सही फॉर्मूला बनाओगे तब आपको पता चलेगा जिसमें बाहर सल्फेट है, जिसमें भी एंड में सल्फेट है वो व्हाइट पीपीटी दे देगा, जिसमें नहीं है वो नहीं देगा। तो इससे उलझ के इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, 4 में से एक ऑप्शन आइसोमेरिज्म पे कुछ ना कुछ किसी कंपाउंड के लिए मिल सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब अगर मैं उसके दूसरे आइसोमर पे आऊं, एक लाइन का है, सिर्फ एक ही कैटेगरी में मिलता है, तो बहुत ध्यान से, ये मेरे को तब मिलता है जब लीगेंड, कौन सा लीगेंड? वाटर, वाटर मॉलिक्यूल जो कि लीगेंड है। इफ लीगेंड वाटर मॉलिक्यूल, अंदर एक्वा आता है आपको पता है, और बाहर आता है तो उसको हाइड्रेट बोलते हैं। रिमेंबर IUPAC में अंदर आया था तो एक्वा, बाहर आया था तो हाइड्रेट। अगर अंदर वाला वाटर, इफ a ligand water molecule like water molecule become water of hydration, अंदर से ये निकल के बाहर पहुंच जाए, चेक। ये क्या थे? 6 एक्वा, और इसी का एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हुआ, एक एक्वा बाहर आके हाइड्रेट बन गया और उसके बदले एक Cl अंदर चला गया। सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 6 का 6 है क्रोमियम का। ये सिर्फ वाटर में मिलेगा। सॉल्वेट आइसोमर, हाइड्रेट, ये अमोनिया में भी मिल सकता है, अमोनिया इज ऑल्सो अ सॉल्वेंट। ये अल्कोहल में भी मिल सकता है, अल्कोहल इज ऑल्सो अ सॉल्वेंट। तो ऐसा आइसोमर, सॉल्वेट आइसोमर के नाम का आप अमोनिया में भी देख सकते हैं, आप ROH में भी देख सकते हैं, लेकिन बेंजीन में नहीं। कोई अभी कह दे बेंजीन भी तो सॉल्वेंट है, यस, बट इट इज नॉट पोटेंट लोन पेयर डोनर। इसके पास लिगेंड बनने की तो ताकत ही नहीं है। इस पे क्या है? नो लोन पेयर। जो लोन पेयर नहीं बना सकता वो तो फिर बाहर ही रह सकता है, अंदर तो नहीं जा सकता। नोटेड। एक और माने टोटल कितने? 3, अंदर 3 Cl, 4 वाटर डाल सकती थी बाहर। मैं बहुत देर से वेट कर रही हूं, तभी तुम दोनों को पकड़ रही थी, शायद कुछ आए। 4 वाटर पटक दूं बाहर, क्यों? अंदर के लिए 4 क्लोरीन नहीं है। तो एक्स्ट्रा बनाने का मतलब है रुकना कहां है वो भी पता। जितने लिगेंड अंदर डालोगे उतना ही तो हाइड्रेट बाहर निकालोगे, एक्वा से हाइड्रेट। अंडरस्टूड? क्लियर? बस ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें। ये मैं आपको नॉमेनक्लेचर के दौरान ही पढ़ा चुकी। ऐसे केसेस चेक जिसमें अगर एम्बीडेंटेट लिगेंड है तो उसमें लिंकेज, लिंकेज माने बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिंकेज O से हो रहा है कि N से हो रहा है, उसका फर्क अगर O से हो रहा है तो फॉर्मूला राइटिंग ONO होती है, बताया था। और नाम में भी क्या लिखते हैं इसका नाम? नाइट्रीटो O या नाइट्रीटो N। नाम में भी फर्क है, स्ट्रक्चर में भी फर्क है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? लिंकेज। ये सिर्फ एम्बीडेंटेट में होंगे और कहीं नहीं हो सकते। इजी टू पिक, नोट डाउन। इसकी मैंने कोई स्टेटमेंट भी नहीं लिखी क्योंकि जरूरत नहीं लगी। क्या लिखूं? अगर देखना फर्क क्या है ये एक एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल, 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं। लिगेंड स्वैप कर दिए बस। इसमें क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया, इसमें क्रोमियम के साथ 6 साइनो, अमीन और साइनो। पॉइंट इज ये आइसोमेरिज्म नाम बताता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन स्फेयर में लिगेंड्स ही बदल गए। कौन से लिगेंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो बदल गए। इसमें क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया कर रहे थे, इसमें
जयंत, इसमें क्रोमियम के साथ क्या क्या कोऑर्डिनेट कर रहा है? 4 CN नहीं, 4 साइन और 2 अमीन। बदल गए। नंबर एंड टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड्स अगर बदल गए तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये और ये देखिए आपस में है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। यस, ये और ये मतलब आपस में चारों ही कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। क्या और बन सकते थे? मैंने 4 बना दिए, क्या 5वां आप मेरे को क्रिएट करके दे सकते हो? जस्ट यहां 6:6, यहां 6:6, टोटल स्वैप, यहां 4:2, यहां 2:4, 3:3 कर दो दोनों साइड। तो यस, और बन सकता था। पॉइंट इज टाइप एंड नंबर ऑफ लिगेंड अगर बदल गए दोनों कोऑर्डिनेशन स्फेयर में तो तब मिलेगा। यानी इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, द ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इज मेजर, इसमें कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, नो काउंटर आयंस। देखिए, एक तो दोनों के दोनों आयन क्या होने चाहिए थे? कॉम्प्लेक्स। और दूसरी चीज, स्वैपिंग लिगेंड्स कैन बी कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट भी स्वैप कर सकते हो, पहला एग्जांपल, और पार्शियली भी स्वैप कर सकते हो, दूसरा एग्जांपल। तो इस तरह से आपके पास एनसीईआरटी में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हुआ खत्म। लेकिन जेई नीट का अभी रहता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आज मेरे को बस 15 मिनट फिल करने थे तो मैंने पकड़ लिया। अब मैं आइसोमेरिज्म सैटरडे की क्लास में लूंगी इससे आगे।